नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के सुबह 8 बजे की करंट अफेयर्स क्लास में। मैं नुति जैन आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि होली मनाने के बाद आप सभी लोग उपस्थित हो चुके होंगे। सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी जल्दी दौड़ लगाकर आ जाइए। आज है 26 मार्च, दिन सुबह की 8 बजे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को सादर जय जिनेंद्र। फटाफट क्लास में आ जाइए ताकि आज की कक्षा को शुरू किया जा सके। आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हो, 26 मार्च की करंट अफेयर्स की क्लास में साप्ताहिक रिवीजन होने वाला है इस साप्ताहिक माह में। क्योंकि देखो ना, आपने ना होली मना ली, छुट्टियां मना ली, तो पुराना पाठ पीछे सपाट तो नहीं हो गया। इसके लिए आज हम वीकली रिवीजन करने वाले हैं। साप्ताहिक रिवीजन में हम देखेंगे कि पिछले सप्ताह कौन कौन सी प्रमुख खबरें थी जो तुम्हें आगे परीक्षा तक के लिए याद रखनी होगी। सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए। अगर आप लोग क्लास में आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से ज़्यादा ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। आप सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को सादर जय श्री। जल्दी क्लास में आ जाइए दोस्तों ताकि आज की कक्षा को बड़े ही धड़ल्ले से शुरू किया जा सके। प्रश्नों का पोस्टमार्टम सुबह 8 बजे पर क्या करें? आज तो रिवीजन है, तो रिवीजन आप करेंगे, पोस्टमार्टम भी आप करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों का साप्ताहिक रिवीजन, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी के सभी द विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस जोन को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ और सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप को भी फॉलो कर लीजिए। और अगर हम बात करते हैं कल 27 मार्च की, तो 27 मार्च दिन बुधवार को आपको कौन कौन से लेक्चर मिलने वाले हैं? सुबह 8 बजे करेंट अफेयर्स की क्लास, मैथ्स की क्लास 9 बजे, सौरभ सर 3 बजे रीजनिंग की क्लास, शाम 5 बजे स्टैटिक जीके, 6 बजे इंग्लिश और आदित्य सर की स्पेशल क्लास रात्रि 8 बजे आपको विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। दूसरों की कमियां खोजना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद की कमियों को सुधारना बहुत बहुत मुश्किल है ना? तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। लेकिन कोई नहीं, हम बुराइयां नहीं खोजेंगे, हम अपने पर ही फोकस करेंगे और साप्ताहिक रिवीजन को शुरू करेंगे। बिना किसी औपचारिकता, बिना किसी फॉर्मेलिटी के हम शुरू करते हैं साप्ताहिक रिवीजन। मुझे कमेंट सेक्शन में लगातार उत्तर चाहिए है, क्योंकि रिवीजन क्लास है। तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपको कितना याद है। आपने मुझसे पूछवा लिया, मैंने पोस्टमार्टम इन सभी प्रश्नों का किया, अब आप बता दो कि आपको कितना याद है। ठीक है। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ? विथ विच एडिशन ऑफ द इंडिया इटली मिलिट्री कॉर्पोरेशन ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली? 9वां, 12वां, 14वां या 16वां? बताओ जरा। मैंने पढ़ाया? पहले तो ये बताओ कि ये प्रश्न तुम्हें मैंने पिछले हफ्ते पढ़ाया कि नहीं? से यस और नो। फिर आगे की चर्चा तो होती रहेगी, लेकिन जब पढ़ाया है तो उत्तर तुम्हारे हाथों में होना चाहिए। सिंपल एज दैट, है ना? जल्दी दो उत्तर। क्या हुआ तेरा वादा? हाँ जी, 12वां संस्करण आयोजित किया गया था भारत और इटली सैन्य समूह की बैठक का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेपाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया? विच सिटी हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द नेपाल गवर्नमेंट एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ द कंट्री? भोजपुर, पोखरा, काठमांडू या फिर विराटनगर? चारों के चारों शहर अगर हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बोला जाए तो अपने आप में पर्यटन क्षेत्र है, लेकिन नेपाल गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पोखरा को पर्यटन राजधानी घोषित किया है नेपाल का। काठमांडू तो है ही है राजनीतिक प्रशासनिक, लेकिन पर्यटन राजधानी बताना जरा। मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में बता देना जरा। ठीक है। विश्व मानव विकास सूचकांक
23-24 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? व्हाट पोजीशन हैज इंडिया अचीव इन द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24? 104, 130, 134 या फिर 145वां? वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की स्थिति। जिसने भी इसका 10 मिनट शो देखा होगा उसको इस प्रश्न का उत्तर पता होगा, और जिसने नहीं देखा होगा तो उसने उसको सामान्य प्रश्नों में देखा होगा। पर ऐसा संभव ही नहीं है कि जिसको ये वाला प्रश्न नया लग रहा होगा। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत ने 134वां स्थान प्राप्त किया है, जो कि अच्छा स्थान नहीं है, लेकिन हाँ ये घटा नहीं है, क्योंकि मध्य भारत में महिला समानता को लेकर कार्य किए गए, जो कि मैंने इस रिपोर्ट की व्याख्या सहित 10 मिनट शो में आपको बताया हुआ है। चूंकि आज मैं साप्ताहिक रिवीजन करा रही हूँ तो थोड़ा सा फोकस जरूर कर लेना क्लास में, ठीक है। चलिए, लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा पीडब्ल्यूडी श्रेणी में यानी दिव्यांग श्रेणी में नेशनल आइकॉन के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द नेशनल आइकॉन इन द दिव्यांग कैटेगरी बाय द ECI फॉर द लोकसभा इलेक्शन? शीतल देवी, शुभमन गिल, श्रियंका पटेल या फिर दीप्ति शर्मा? दिव्यांग श्रेणी में लोकसभा चुनाव का नेशनल आइकॉन किसे घोषित किया गया है? इतना सा प्रश्न है, अब बस जल्दी से बता दो, फटाफट तरीके से इस प्रश्न का उत्तर चाहिए है भाई। बोलो भाई। दौड़ लगा के उत्तर चाहिए, दौड़ लगा के। रिवीजन तो आपने किया है ना, तो बस फिर उत्तर दे दो, फिर कुछ कठिन नहीं बचता। नहीं नहीं दोगे, देना पड़ेगा। शीतल देवी जम्मू कश्मीर की दिव्यांग श्रेणी में नेशनल आइकॉन बनी है लोकसभा चुनाव की, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग के द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार लाभ जन कल्याण के लिए किस राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया गया है? विच नेशनल पोर्टल हैज बीन इनोग्रेटेड फॉर प्रधानमंत्री सोशल अपलिफ्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पब्लिक वेलफेयर? पीएम मित्र, पीएम सूरज, पीएम ईशान या फिर पीएम समृद्धि? जल्दी से देखो, सामाजिक उत्थान के लिए, रोजगार के लिए, जन कल्याण के लिए यह जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका नाम है पीएम सूरज, जिसमें सामाजिक उत्थान और जन कल्याण संबंधी, रोजगार संबंधी सारी की सारी योजनाएं, सारी की सारी जानकारियां इस एक पोर्टल में मिलेगी। एक्सक्यूज मी। सॉरी। अगर हम बात करते हैं पीएम ईशान की, तो ये उत्तर पूर्व भारत के लिए है, उत्तर पूर्व भारत के लिए है, ये भी रख लेना, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पूरे भारत में कितनी जेलों को फसाई द्वारा ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? हाउ मैनी प्रिजन्स अक्रॉस हैव इंडिया बीन सर्टिफाइड एज ईट राइट कैंपेन बाय फसाई? 60, 90, 100 या 115? याद करो, मैंने आपको ईट राइट स्टेशन बताए थे। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ईट राइट जेल कौन कौन सी है जिसको फसाई ने घोषित किया? याद रखो, ये 3 रिपोर्ट्स आई हैं जो वो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। फसाई ने जेलों को, फसाई ने स्टेशंस को, और फसाई ने सोशल प्लेटफॉर्म्स को भी ईट राइट में डाला है। इसमें आज का जो प्रश्न है साप्ताहिक रिवीजन में, वो कितनी जेलों को फसाई के द्वारा ईट राइट कैंपेन या फिर कैंपस के रूप में शामिल किया गया है? बताइए। हाँ जी दोस्तों, प्रश्न का उत्तर है 100। कितने? 100 स्टेशंस को, 100। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सर रिचर्ड हैडली मेडल पुरस्कार, वार्षिक पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू रिसीव द एनुअल अवार्ड सर रिचर्ड हैडली पुरस्कार?
है ना। रचिन रविन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल या हसन रजा। अरे भाई ये कहाँ का पुरस्कार है सर? रिचर्ड हेडली, न्यूजीलैंड का, है ना। तो किसको मिला है? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को ही मिला होगा। नाम इनका भारतीय है ना, मैंने याद कराया था पिछले ही हफ्ते, नाम इनका भारतीय है क्योंकि इनका मूल जो है वो भारतीय है। लेकिन ये है रचिन रविन, न्यूजीलैंड खिलाड़ी, जिनको सबसे कम उम्र में सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार दिया गया है, याद रखना। ठीक है, सबसे कम उम्र में पाने वाले हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या थी? बताइए भैया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की 2024 की विषय वस्तु, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2024? वैक्सीन है तो कल है, वैक्सीन हमारी ताकत है, टीके सभी के लिए काम करते हैं और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है वैक्सीन। बोलो रे दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में बताना कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। याद करो, मैंने आपको याद कराया है। ये कोई दावा नहीं कर सकता कि मैम आपने इस प्रश्न का पोस्टमार्टम नहीं किया। मैंने तो किया है भाई। तुमने कितना सीखा, अब तुम बताओ। बोलो भाई। टीका सभी के लिए काम करता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 की थीम थी। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? इन विच स्टेट हैज द थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 स्टार्टेड? असम, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा? फटाफट उत्तर दो इस प्रश्न का, सबने पढ़ा हुआ है। बोलो भाई। क्या उत्तर है? बिल्कुल बिल्कुल, नागालैंड में ये तीसरा पूर्वोत्तर खेल का आयोजन किया गया, नागालैंड में। ठीक है। देखो, जब से पेरिस ओलंपिक शुरू हुए ना, तो ये तो लगातार बढ़ रहा है कि कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए स्पोर्ट्स को। पहले वो जमाना था जब बोला जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बढ़ोगे, बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे जनाब है ना। अब तो भाई पढ़ना लिखना से ज़्यादा खेल कूद है, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा सेक्टर हो सकता है अगर आप लोग भी खेल कूद में इंटरेस्टेड है। पबजी नहीं, टेम्पल रन नहीं, स्पोर्ट्स है ना, तो उसमें ज़रूर आप अपना हाथ और अपनी किस्मत आजमा सकते हो, पर मेहनत दोनों में ही चाहिए। ठीक है। देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट ऑयल पाम पाम प्रोसेसिंग प्लांट स्टार्टेड? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? बताओ भाई, पाम ऑयल उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं होता, ताड़ के वृक्ष से ही निकाला जाता है, लेकिन देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसको शुरू किया गया है। कहीं ना कहीं पूरे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्रीज का बढ़ावा दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र, राज्य इससे प्रमोट हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ मिल सके। तो अरुणाचल प्रदेश में ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र की शुरुआत हुई, जो कि देश का पहला था। याद करो, याद आ रहा है पिछले हफ्ते पढ़ा है कि नहीं, ये बस याद दिला देना मुझे, है ना। महिला प्रीमियर लीग 2024 में का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024, WPL 2024? दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जॉइंट्स, मुंबई इंडियंस या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु? है ना। बड़ा ही बड़ा अच्छा रहा, इसलिए भी रहा क्योंकि आरसीबी ने 17 सालों में जब से आरसीबी टीम बनी है ना, आरसीबी ने एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता, है ना, आरसीबी नहीं जीती है।
लेकिन ऐसा पहली बार महिलाओं ने करके दिखा दिया। महिलाओं की वुमेन्स प्रीमियर लीग टीम ने 2024 में आरसीबी ने यह खिताब जीता है। स्मृति मंधाना की इसकी कप्तानी थी, याद रखना। और साथ साथ क्या याद रख लेना दोस्तों कि यहाँ पर ऑरेंज कैप किसको मिला है, ऑरेंज कैप किसको मिला है, पर्पल कैप किसको मिला है, ये भी आपसे पूछा जाएगा, ये भी आपको बताना होगा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसको मिला है, ये भी तुम्हें बताना होगा। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना बताऊंगी कि किसको हरा के जीता है। तो पहला जो WPL हुआ था तब भी दिल्ली कैपिटल्स हारी थी, और दूसरे में भी हार गई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत गई। मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी स्टूडेंट उत्तर देंगे कि WPL में ऑरेंज कैप किसे मिला, पर्पल कैप किसे मिला और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसको मिला। बोलो, दोगे उत्तर? देना शुरू कर दिया है और देते जाएंगे। हाल ही में किसने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड डेटा जारी किया है? हु हैज रिसेंटली रिलीज इलेक्ट्रल बॉन्ड डेटा ऑन इट्स वेबसाइट? चुनाव आयोग, RBI, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। लोकसभा चुनाव हुए, पोले खुलना शुरू हो गई और इन्हीं पोलों के क्रम में चुनावी बॉन्ड यानी राजनीतिक चंदा गुप्त रूप से राजनीतिक पार्टियों की सहायता करने के लिए इकट्ठा किए गए धन जो कि था ना, सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ की बेंच ने बोला कि जितना भी इलेक्शन बॉन्ड है सबको सबको जारी करो पब्लिक के बीच में। कौन सी पार्टी है, कितना उनके पास धन है, कौन कौन ने दिया, सब कुछ जारी करो। इसी के तहत चुनाव आयोग के पास जितनी लिस्ट थी उसको तो उन्होंने पब्लिश कर ही दिया, लेकिन जो लिस्ट अभी भी बची है वो SBI बैंक को बोला है कि भाई इसको प्रमोट करो और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक कर दो ताकि चीज़ें बहुत निकल कर के बाहर आ जाएं। और एक तय समय दिया है, 26 और 27 मार्च के बीच में बोला है कि ये पूरा काम करके दो, है ना। तो चुनाव आयोग बड़ा इस बार काम कर रहा है और उससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट अपना जो काम है उसको बहुत तल्लीनता के साथ कर रहा है। इसलिए याद रखना कि चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड की लिस्ट को जारी किया है और किसके, सुप्रीम कोर्ट के अनुदेश के अनुसार। ठीक है, चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है राजीव कुमार, सदस्य हैं ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह। अरुण गोयल इस्तीफा देने वाले व्यक्ति थे। चुनाव आयोग 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है और चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराए जाते हैं। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के स्थानीय निकाय और पंचायती निकायों के चुनाव कराता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन केवल 2 ही हैं, एक लोकसभा चुनाव और एक राज्य विधानसभा चुनाव। बाकी सभी अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। फॉर एग्जाम्पल, राज्यसभा चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव और विधान परिषद के चुनाव, ये सारे चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन मत पद्धति के अनुसार होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में 28 अप्रैल से लोकसभा यानी आम चुनाव शुरू होंगे जिसका परिणाम 4 जून 2024 को आएगा। फिर पता चलेगा कि इस बार किसकी सरकार। ठीक है, इतनी जानकारी आप सबको पता हो जानी चाहिए थी, जो कि हो गई है। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर हैज द वर्ल्ड स्पिरिचुअल फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड? वाराणसी, हैदराबाद, दिल्ली या मुंबई? बोलो दोस्तों, ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा है और मैंने आपको पढ़ाया भी है। से यस और नो। पहले तो मुझे ये बता दिया करो कि मैम जो आप रिवीजन करा रहे हो वो आपने क्लास में सुबह 8 बजे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। क्योंकि कई गजनी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जब उनसे उत्तर नहीं बनता है तो वो इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने पढ़ाई, मैम आप ही ने नहीं पढ़ाया होगा, नहीं तो आप पढ़ाते तो हमारा दिमाग भूलता नहीं। पर देखो, याद करो, मैंने जो जितना करंट अफेयर्स पढ़ाया मैं उसका अपनी तल्लीनता के साथ आपसे रिवीजन ले रही हूँ। आप रिवीजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो इस पे बहुत बड़ा शंका है मुझे। ठीक है, बिल्कुल। हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं भाई। पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2024 में किस राज्य के रुद्रांश खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? रुद्रांश खंडेलवाल ऑफ विच स्टेट हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द टीम कंपटीशन इन द पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2024? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? बोलेंगे दोस्तों, क्या उत्तर होना चाहिए आपके अनुसार? आप अपनी सुनाओ फिर मैं अपनी सुनाऊंगी, दोनों अपनी अपनी सुनाएंगे ना तो ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी, है कि नहीं है?
आप तो सुनाओ कि आपका क्या उत्तर है। भरतपुर तो सबको पता है। रुद्रांश खंडेलवाल ने स्वर्ण पदक जीता है स्पर्धा में, है ना। तो ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे प्रदान किया गया है। रिसेंटली पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हैज बीन गिवन टू अजीम प्रेम जी, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, रत्न टाटा। जैसे कि स्वामीनाथन पुरस्कार मिला था बी आर कम्बोज को, वैसे ही नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है, ये प्रश्न आ गया है। और इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नरसिम्हा राव को क्या ही व्यवस्था है, बताओ। क्या है उत्तर आपका। अरे रत्न टाटा को मिला है भैया, है ना। इंपॉर्टेंट है, तब भी मैंने चांद सितारे लगाए थे, अभी भी लगाऊंगी। तब तक लगाऊंगी जब तक परीक्षा में ना आ जाए। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 अभियान शुरू किया गया। इसका संबंध किस क्षेत्र से है। रिसेंटली मिशन 414 कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश। इज इट इज रिलेटेड टू विच एरिया। चुनाव, महिला सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण या फिर टीकाकरण। ये बता दो जल्दी से कि क्या है तुम्हारा उत्तर। राजस्थान में भी अपराधियों को पकड़ा जा रहा है भैया, है ना। ऑपरेशन निर्भय पकड़ पकड़ के अंदर किया जाएगा जो चुनाव में दिक्कत करेंगे। और उसी क्रम में अब क्या किया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में एक अभियान चलाया है, मिशन 414, जिसके तहत सभी क्षेत्रों में चुनाव की मतदान में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी को बढ़ाए जाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखने अगले प्रश्न को। हाँ जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। विच फाउंडेशन डे हैज इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स सेलिब्रेटेड। 37वां, 36वां, 34वां या फिर 30वां। ये भी प्रश्न आपके बीच में से गुजरा है, उत्तर देना कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला संग्रहालय के द्वारा या फिर कला केंद्र के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। बोलो भाई। हाँ जी, बिल्कुल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा 36वां स्थापना दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत में आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है। बिल्कुल मनाया गया है, ये पूछा जा रहा है कि कब मनाया गया। रिसेंटली ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग डे वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च या 18 मार्च। बोलो बोलो बोलो। मैंने आपको तो ये भी पढ़ाया था कि आयुध निर्माण की पहली कारखाना कहाँ लगी थी, और जिस दिन लगी थी उसी दिन को ही आयुध निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। अब पता नहीं मुझे तुम्हें याद है कि नहीं है, पर मुझे ये याद है कि मैंने तो तुम्हें पढ़ाया है। अब तुम बताओ कि तुम्हें कितना याद है। बताइए दोस्तों, बोलो 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 बोलो। क्या है उत्तर। बिल्कुल, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। जिसको उत्तर पता है वो कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं, और जिसको उत्तर नहीं पता है उनका गड़बड़ हो रहा है। गुथेनबर्ग स्थित डी डैम इंस्टीट्यूट द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जारी की गई, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया था, के अनुसार कौन सा देश सबसे खराब निरंकुश देशों में से एक के रूप में उभरा है। क्या ही बोलूँ अब मैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 बाय द गुथेनबर्ग बेस्ड डी डैम इंस्टीट्यूट, विच country has emerged as the one of the worst एथोरिस्ट कंट्री। भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस या हंगरी। ऐसा कौन सा देश है जो निरंकुशता में सबसे खराब प्रदर्शन के साथ उभरा है, ये है आपसे प्रश्न। इस प्रश्न को उत्तर के साथ दे दो। रिवीजन क्लास है, बड़ा फास्ट चल रहा है, और फास्ट चलने का सिर्फ एक रीजन है कि आपसे सारी चीजें फटाफट रिवाइजन में आ जाए। ठीक है, आपका क्या उत्तर होगा।
हाँ जी, हाँ जी। अरे भाई, भारत उभरा है सबसे खराब निरंकुशों के देश में। जो ये रिपोर्ट आई है, इसमें बताया है कि भारत में निरंकुशता बढ़ती जा रही है, तुम्हारी सुनी ही नहीं जाती है और कार्य करते जा रहे हैं। कितना सही कितना गलत तो ये तो जनता ही बताएगी, लेकिन रिपोर्ट में जरूर ये बोला गया है कि डेमोक्रेसी भारत में कम होती जा रही, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश है। इसके बाद भी भारत के पास ये रिपोर्ट आई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस प्रश्न इसमें कितनी सत्यता है और कितना सच्चाई है। ठीक है, चलो हम तो देख लेते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न है, संगीत कलानिधि और नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द संगीत कलानिधि और नृत्य कलानिधि अवार्ड 2024? टीएम कृष्णा, नीना प्रसाद, ए और बी दोनों, और बॉम्बे जयश्री। बॉम्बे जयश्री को कौन सा पुरस्कार मिला, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे तो जब भी उपरोक्त दोनों या उपरोक्त सभी आता है तो आप लोग हमेशा वही उत्तर लगाते हो, लेकिन अगर मैं प्रश्नों के साथ साथ विकल्पों का पोस्टमार्टम भी पूछूं तो फिर क्या उत्तर होगा? हाँ, तो भैया ये तो चलो ठीक है, टीएम कृष्णा और नीना प्रसाद है। जल्दी से बताओ मुझे, बॉम्बे जयश्री पढ़ाया है? आज तो पूरा हक है आपसे पूछने का। कैलिफोर्निया के सैन जुआन कैपिस्ट्रानो में आयोजित द 1024 एथलेटिक्स में भारतीय एथलीट ने 10,000 मीटर दौड़ में 16 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। एक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 16 वर्ष लग गए। वह कौन है व्यक्ति जिसने कैलिफोर्निया की सैन जुआन कैपिस्ट्रानो में द 10 2024 10,000 किलोमीटर की 10,000 मीटर की दौड़ में सफलता हासिल की है? विच इंडियन एथलीट हैज ब्रोकन द 16-year-old नेशनल रिकॉर्ड इन 10,000 मीटर रेस एट द 10-24 एथलीट्स हेल्ड इन सैन जुआन कैपिस्ट्रानो कैलिफोर्निया? सुरेंद्र सिंह, अमलान बोरगोहेन, अविनाश सावले या गुलवीर सिंह? याद करो मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं, बोलो भैया, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो क्या? तो फिर उत्तर बता दो। हाँ जी, बिल्कुल, गुलवीर सिंह ने सुरेंद्र सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है और लगभग 27 मिनटों में 10,000 मीटर की यह दौड़ को सफलता प्राप्त की है। 16 साल बाद भारतीय ही एथलीट का रिकॉर्ड, सुरेंद्र सिंह का रिकॉर्ड गुलवीर सिंह ने तोड़ा है। ये एक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अब देख लो भैया, आपको पता है WCWPL का 2024 पिछले हफ्ते आयोजित किया, 17 मार्च को लास्ट गेम था इसका, है ना? तो वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 में आरसीबी तो जीत गई। इस घटनाक्रम के बारे में तुम्हें तो पता है। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इसमें ऑरेंज कैप किसको मिला। देखो भाई, बीसीसीआई महिला प्रीमियर लीग 2024 में ऑरेंज कैप किसको मिला? ऑरेंज कैप जो सबसे अच्छे रन बनाए। हु हैज वॉन द ऑरेंज कैप ऑफ बीसीसीआई वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 सीजन? एलिसे पेरी, श्रेयंका पाटिल, सोफी मेलिनिकोस या फिर जॉर्जिया वॉरहैम? फोटो देख के समझ पा रहे हो ये ऑरेंज कैप पहना हुई खिलाड़ी कौन सी है? नहीं? तो यहाँ पे पहचान लो कि भैया WPL 2024 आयोजित किया गया। यह इसका सेकंड सीजन था। ठीक है, फर्स्ट सीजन में मुंबई जीती थी और सेकंड सीजन में आरसीबी जीती है। तो आरसीबी ने यहाँ पर विजय हासिल की है। किसको हरा करके? तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके यह विजय पताका लहराया है। ठीक है, ये आ रहा है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है, तो श्रेयांका पाटिल ने तो भैया पर्पल कैप जीता है, किसमें? गेंदबाजी में। एलिसे पेरी ने जीता है ऑरेंज कैप गेंदबाजी में, बैटिंग में। तो सही उत्तर होगा एलिसे पेरी
ठीक है, आरसीबी की ही है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। यह रिपोर्ट किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी की गई? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टिंग कंट्री। दिस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाय विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन? सिप्री, नीरी, वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ? चारों के मुख्यालय भी मैंने तुम्हें पोस्टमार्टम करके बताए थे। सब कुछ पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया है। अब आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग प्रश्नों का उत्तर दो, बस और कुछ भी नहीं, सिर्फ आप लोग प्रश्नों का उत्तर दो। जब टीचर पढ़ा देता है तो फिर यही उम्मीद करता है ना कि अब स्टूडेंट को कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। बस उसी का परिणाम देखने के लिए मैं उपस्थित हुई हूँ कि बता दो भैया जो पढ़ाया है उसमें जी बताए। बिल्कुल, सिप्री ने यह रिपोर्ट जारी की, निरी तो नागपुर में, मैंने तब भी बताया था। और एक प्रश्न तब भी उठाया था कि जब भारत शांति संपन्न देश है तो ये हर इतने हथियार जो आयात हो रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं? तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है भारत, तो हथियारों का प्रयोग कहाँ होता है? सैन्य अभ्यासों में प्रयोग होता है और अलग अलग जगहों पर प्रयोग होता है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। प्रश्न का उत्तर जरूर है सिप्री के द्वारा यह जो देश आयात कर रहा है सबसे ज्यादा हथियार, उसके लिए रिपोर्ट जारी की गई है। ये भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के संबंध में प्रश्न हो सकता है। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस 2024 कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड स्पैरो डे 2024 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? 15 मार्च, 17 मार्च, 19 मार्च या फिर 20 मार्च? सबके घर में ये चिड़िया आती है जिसको गौरैया बोला जाता है। और इस बार की तो थीम ही थी आई लव स्पैरो। इस बार की थीम ही थी आई लव स्पैरो। ठीक है, ये थीम थी इस बार की। तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? सबको पता है कि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस हमने मनाया। साप्ताहिक रिवीजन है इसलिए क्लास थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी, क्योंकि जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने तुम्हारे सामने रख दिए हैं। कुछ मिनटों की ही प्रश्न क्लास बची है, इसलिए बिल्कुल जिसने वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज की कक्षा का लुफ्त उठा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है किस शहर में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया गया? इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक एंड एक्वेटिक सेंटर हैव बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ या मुंबई? ये व्यक्ति कौन है? एक गैर संपन्न राज्य को भी संपन्न राज्य बनाने में जुटे हुए हैं, अच्छे हैं, बता दो कौन है? कहां पर ये स्थापित हुआ जा रहा है? भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र, जल्दी से बताओ कहां पर? हाँ जी भाई। क्या हुआ तेरा वादा? वो कसम वो इरादा। भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में ही बनेगा भैया, कलिंगा स्टेडियम में ही बनेगा, है ना। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं युक्त इंडोर एथलेटिक्स गेम होगा, क्योंकि अब हमें 2036 में हमारे होने वाले हैं ओलंपिक। तो भैया हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा जो कि विश्व स्तरीय हो, और विश्व स्तरीय खिलाड़ी भी आए और हमारे खिलाड़ी को भी सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल सके। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, विच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड या फिर आइसलैंड? क्या आपकी कंट्री खुशहाल है? क्या हमारी कंट्री खुशहाल है? क्या हम भारतीय खुश हैं? पर इस रिपोर्ट में तो बड़ी गंभीर स्थिति है। भारत को तो 126वां स्थान मिला है, हमें तो खुशहाल नहीं बताया गया, पाकिस्तान हमसे खुशहाल है। ठीक है, पर ठीक है यही स्थिति है। प्रश्न तो ये पूछा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में पहला स्थान किसके पास आया है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। जी
क्या होगा उत्तर? बोलो 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 बोलो। हाँ जी, फिनलैंड फन में है और भारत पता नहीं कहाँ है। लोकतंत्र के लिए एआई जोकोमो की चेतावनी। शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? हु हैज hosted the summit warning of AI risk to democracy? अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर ब्रिटेन? लोकतांत्रिक सम्मेलन 2024, इस सम्मेलन का दूसरा नाम लोकतंत्र सम्मेलन 2024 है। आपसे पूछा जा रहा है यह सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो भैया दक्षिण कोरिया में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें एक विशेष जानकारी और चर्चा इस बात पे की गई कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसकी जोखिमों की चेतावनी आप कितना दे पा रहे हो और कितने स्तर पर ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोगों के फायदे के लिए हो सकती है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेगन के कारण कौन सा देश प्रभावित हुआ है? कई हजारे जान और कई जान माल की खतरा भी हुआ है। विच कंट्री हैज बीन अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन मेगन? मेगन एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, घटना अच्छी नहीं है लेकिन प्रश्न आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान या चीन? वह कौन सी कंट्री है जिस जहां पर मेगन चक्रवात आया? मैं आज आपको उत्तर देने के लिए कम समय दे रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग रिवीजन कर रहे हो और आपको सारे उत्तर आते हैं, ये उम्मीद मैं आपसे कर रही हूँ। जिसको नहीं आता है पूरी क्लासेस का रिवीजन कर लो, 2x की स्पीड पे चला लिया करो तुम लोग, 2x की स्पीड पे चला करके देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर लाइक ज़रूर कर दिया करो, आपके लाइक से मुझे हौसला मिलता है और मुझे हौसले की ज़रूरत है, हर इंसान को ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट करके अच्छे अच्छे प्यारे कमेंट भी कर दिया करो, अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है ना, मुझे भी ऐसे अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए भैया अगले प्रश्न पर। हाल ही में देश के प्रतिष्ठित अवार्ड रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2024 की घोषणा की गई। यह किस क्षेत्र में दिया गया? रिसेंटली द कंट्रीज प्रेस्टिजियस अवार्ड रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2024 हैज बीन अनाउंस्ड। इन विच फील्ड इज इट गिवन? पत्रकारिता, वास्तुकार, साहित्य या फिर विज्ञान? उत्तर देना। रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया, चूंकि इस प्रश्न में ही लिखा है जर्नलिज्म 43 से अधिक पत्रकारों को अलग अलग श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया गया। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि किस श्रेणी में, तो पत्रकारिता के श्रेणी में रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया जाता है। 43 से अधिक लोगों को अलग अलग श्रेणियों में यह पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर द 5th टाइम? कनाडा, चीन, रूस, बांग्लादेश? थम्स अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक बड़े ही बेहतरीन शासक व्लादिमीर पुतिन, है ना। व्लादिमीर पुतिन लगातार 5 बार रूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं और रूस व्लादिमीर पुतिन तो खैर हमारे भारत देश के दोस्त भी हैं, तो हमें कोई इनसे डर अभी फिलहाल है नहीं है, ठीक है। आज का साप्ताहिक रिवीजन मैं यही खत्म करती हूँ। 30 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हो चुकी है, क्योंकि साप्ताहिक रिवीजन था तो जल्दी क्विक 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 मैंने फास्ट आपको रिवीजन करा दिया है, ठीक है। कुछ जानकारी जो आपको लेना जरूरी है, एमपीपीएससी टारगेट 2024 का स्पेशल बैच जो कि नया बैच प्रारंभ हो रहा है, वो प्रारंभ हो रहा है 1499 रुपये में, क्योंकि एग्जाम की डेट बढ़ चुकी है। अब तैयारी जीत की और बेहतरीन तरीके से हो सकती है। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक अलग अलग टीचर्स के द्वारा आपको डेली एमसीक्यू, डेली प्रैक्टिस चलाया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे। मैं आपको यूनिट 8 पढ़ाऊंगी, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स होता है। डेली मैं आपको 3 बजे से 4 बजे तक ये क्लास लेती हूँ। अगर आप लोग ने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ रेलवे फाउंडेशन और मैथ्स फाउंडेशन का भी बैच है, 1299 रुपये में बैच है। अगर आपने इसको भी नहीं लिया हो तो आप लोग ज़रूर इस बैच को ले लीजिए। इसमें भी आपके सामने ही टीचर्स की फ़ोटो है, तो आपको पता है कि कौन कौन से टीचर क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं और आपके दिमाग में बिल्कुल फिट करने वाले। मैं स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगी आपको इस बैच में। फिर देख लो, एक और रेलवे फाउंडेशन का सेपरेट बैच है, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है, सारे टीचर्स की फ़ोटो इस पर चस्पा है, कौन कौन पढ़ाएगा। अगर आप लोग ने इस बैच को नहीं परचेस किया है तो ज़रूर परचेस कर लेना। स्टैटिक जीके में पढ़ाऊंगी और सारी ट्रिक्स के
माध्यम से आपके दिमाग में प्रश्न भरूंगी। करंट अफेयर्स की ई मैगजीन की डिमांड है, मार्च की ई मैगजीन आ चुकी है, बड़ी ही आकर्षक फोटो के साथ मैगजीन है। अगर आप लोग यहाँ से भी रिवीजन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। विनर्स की करंट अफेयर्स की ई मैगजीन है मार्च 2024 की, डाउनलोड कर लो बिल्कुल मुफ्त में, निशुल्क। कहाँ पर मिलेगी? तो विनर्स इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी अलग अलग एमपीपीएससी की, और एमपीपीएससी के नया जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। बुक्स की बड़ी ही तंगी रहती है, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है आपको घर बैठे बुक्स मंगाने का। और भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फ्री फास्ट डिलीवरी ऑल इंडिया, आप लोग घर बैठे विनर्स के पब्लिकेशन ऐप पर जाइए और यहाँ से बुक को ऑर्डर कर दीजिए, बुक आराम से आपके घर पे पहुंच जाएगी। और अगर आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट की इन दोनों एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर दो। विनर्स पब्लिकेशन ऐप पर आप लोग को किताबें मिल जाएंगी, विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर सारे ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, तो यहाँ से भी आप लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। क्या क्या फीचर्स होते हैं तो देख लो भैया। टेस्ट सीरीज लगती है, फ्री वीकली टेस्ट होते हैं विद सॉल्यूशन, विनर्स फ्री कोर्सेज भी हैं, डाउनलोड प्रीवियस पेपर्स और सारी जितनी भी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं मिल जाती हैं। आपको क्लास को डाउनलोड करना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, आज मैंने आपको वीकली रिवीजन कराया है, वीकली रिवीजन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोग अच्छा लगा कि नहीं लगा। मैं मिलती हूँ कल सुबह 8 बजे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और प्यारा सा छोटा सा कमेंट छोड़ देना हौसला बनाए रखने के लिए। मैं आपको मिलती हूँ कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।